स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। यह खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि गहलोत के यानी अशोक गहलोत के कहने पर फोन टैपिंग के ऑडियो वायरल किए थे। मुझे फोन करके बुलाया गया था सीएम निवास में। गहलोत ने मुझे पेन ड्राइव दी, डेटा मैंने अपने लैपटॉप में लेकर व्हाट्सएप से मीडिया को भेजा। जब मामला दर्ज हो गया तब मुझे बीच राह में गहलोत ने छोड़ दिया। संजीवनी घोटाले में बिना वजह गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम किया। राजस्थान में पेपर लीक भी गहलोत की नाक के नीचे हुआ है, बड़ा आरोप लगा है पूर्व ओएसडी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक भी गहलोत की नाक के नीचे हुआ है। गहलोत पुत्र मोह में फंस कर रह गए हैं। जब पेपर लीक हुआ तब गहलोत ने युवाओं की चिंता नहीं की। गहलोत की भूमिका के सबूत के तौर पर लोकेश शर्मा ने ऑडियो भी जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है निकलकर, यह बहुत बड़ी खबर है। इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा। हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट जी। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर। गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लवली वधवा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो देखिए लवली, एक बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़े आरोप लोकेश शर्मा ने यहां पर लगा दिए। इससे पहले भी वो बोलते रहे। हाँ देखिए, बिल्कुल रविंद्र, एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो इस वक्त किया है लोकेश शर्मा ने। और इस खुलासे के बाद में ये साफ हो गया है कि राजस्थान की राजनीति में जो पिछले 5 साल थे वो किस तरीके से संकट के बादल जब थे राजस्थान की सत्ता पर, तो उस संकट के बादल से जनता का ध्यान हटाने के लिए, कांग्रेस के आलाकमान का ध्यान हटाने के लिए किस तरीके का खुलासा जो है वो किया गया। और उसके बाद में ये तय माना गया कि राजस्थान की सत्ता में अगर काबिज रहना है तो इस तरीके से लोकेश शर्मा का उपयोग करना पड़ेगा। और लोकेश शर्मा का उपयोग न केवल करना पड़ेगा बल्कि किस किस तरीके से मीडिया का ट्रायल करवाना पड़ेगा, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि जो राजस्थान की सत्ता है वो अशोक गहलोत के बिना कोई नहीं चला सकता। बकौल मेरा था, ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया, ठीक है, फोन में जब कॉपी तो गहलोत को सामने आकर के अपनी बात को कहना चाहिए कि किस तरीके से उन पर जो बड़े आरोप लगाए हैं उनके साथ रहे उनके ओएसडी ने। और ये तय हो गया है कि उनके साथ में जो ओएसडी काम कर रहे थे, उनके जो तमाम लोग उनके साथ में जुड़े टीम के रूप में काम कर रहे थे, वो लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उस समय सब कुछ ठीक नहीं था। जब 25 नवंबर की जो घटना का जिक्र बार बार किया जाता है, कांग्रेस आलाकमान ने जब दिल्ली से भेजा था अपने मैसेंजर के तौर पर खड़गे, जो कि आज के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें, तब शांति धारीवाल के घर पर अचानक विधायक इकट्ठे होते हैं और अपना विरोध प्रकट करते हैं। लेकिन तब अशोक गहलोत लोकेश शर्मा को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया को ये जानकारी दी जाए कि शांति धारीवाल के घर पर जो विधायक इकट्ठे हुए हैं उनमें से किसी को भी सीएम बना दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जाए। लोकेश शर्मा ने इस बात का भी दाव खुलासा किया है। उन्होंने ऑडियो क्लिप सुनाए हैं और ये कहा है कि राजस्थान की सत्ता के अंदर जब उनकी कुर्सी हिल रही थी अशोक गहलोत की, तब अशोक गहलोत ने किस तरीके से बार बार मीडिया के अंदर इस तरह की खबरें चलाई कि वही कांग्रेस हैं और वही एक आलाकमान को चैलेंज करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफर आया, लेकिन वो सचिन पायलट को सीएम बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अशोक गहलोत ने यह कदम उठाया
और बाद में अशोक गहलोत ने जो है लोकेश शर्मा के माध्यम से मीडिया को अलग अलग मैसेज कन्वे कराए। एक बात तो ये रही सत्ता बचाने की, दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पेपर लीक जिसे रीट उत्सव के तौर पर मनाया गया, उसमें जो है किस तरीके से डीपी जारोली को बचाया जाए, बाकी लोगों को बचाया जाए, इसको लेकर के बैठक होती है। बीच बैठक में से अशोक गहलोत अपना फोन निकालते हैं, लोकेश शर्मा को व्हाट्सएप कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आप एक इस तरह का प्रेस नोट जारी कीजिए कि लोगों जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा लवली वाधवा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। राजस्थान पर्यटकों के लिए पहली पसंद रहा है और पहली पसंद बन भी रहा है, क्योंकि यहाँ के किले, महल, हेरिटेज, संस्कृति, किला का हर कोई मुरीद है और ऐसे पुरातत्व विभाग की पर्यटकों की मेहमान नवाजी करने में पीछे नहीं है। विभाग की तरफ से पर्यटकों से फीडबैक फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। फीडबैक फॉर्म में पर्यटक अपने सुझाव दे रहे हैं और खामियां भी बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से फीडबैक फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। ये फॉर्म सभी पर्यटक स्थलों पर फिल करवाए जा रहे हैं। अब तक करीब 8000 फीडबैक फॉर्म पर्यटकों द्वारा दिए गए हैं, जिसमें पर्यटकों ने स्वच्छता, सिक्योरिटी को लेकर फोकस किया है। राज्य सरकार की इस पहल को पर्यटक काफी पसंद कर रहे हैं। 8000 फीडबैक फॉर्म में हवा महल से 410 फीडबैक फॉर्म आए हैं। जंतर मंतर पर 950 फीडबैक फॉर्म, आमेर महल पर 540 फीडबैक फॉर्म, नाहरगढ़ पर 499 फीडबैक फॉर्म, अल्बर्ट हॉल पर 585 फीडबैक फॉर्म है, जहां पर्यटकों ने सिक्योरिटी और स्वच्छता पर फोकस किया है। फीडबैक फॉर्म में पर्यटकों से सिक्योरिटी, स्वच्छता, टॉयलेट्स, गाइड्स, स्टाफ बिहेवियर जैसे सवालों पर राय ली गई है। महीने के आखिर में सभी फीडबैक फॉर्म को एग्जामिन किया जाता है और पर्यटकों को उनके मुताबिक सुविधा प्राप्त करवाने की कोशिश की जाती है। इस पहल से पर्यटक भी बेहद खुश हैं। वो हमने ये शुरू करी है कि पर्यटक का अमुक संग्रहालय या अमुक स्मारक पर उसको कैसा लगा, उसको साफ सफाई कैसी लगी, उसको सिक्योरिटी कैसी लगी, क्या उसको टॉयलेट साफ सुथरे मिले, क्या उसके साथ में किसी ने बदतमीजी करी। तो ये जो ओवरऑल जो एक विजिटर का जो एक्सपीरियंस होता है उसको जानने के लिए ये फीडबैक फॉर्म्स लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की इस पहल से पर्यटकों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। साथ ही पर्यटकों की इच्छानुसार बदलाव करने की भी विभाग कोशिश करेगा। महिमा जैन, न्यूज़ 18 जयपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर निगम किस तरह से जागरूक है, यह शहर के बाजारों से लेकर किसी भी सब्जी मंडी में अक्सर देखा जा सकता है। कहने को निगम के अधिकारी फील्ड में उतरकर प्लास्टिक साफ करने का अभियान भी चलाते हैं, लेकिन बाजारों की असलियत देखने पर सब साफ हो जाता है कि जिन पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कराने की जिम्मेदारी है वो महज खानापूर्ति ही करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के अधिकारियों ने पिक द प्लास्टिक महा अभियान चला करके 7 जोनों में सफाई की। दावा किया गया कि इस अभियान में 770 कर्मचारियों की 5 से अधिक टीमों सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों, एनजीओ के 1100 से अधिक लोगों ने 25,000 किलो से भी ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट उठाया। निगम के अधिकारियों ने जनता पर सफाई और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जिम्मेदारी भी डाल दी। प्रत्येक दिन अपनी तरफ से आप स्वच्छता के अंदर अपना योगदान दें, अपने घर को साफ रखें, घर के आसपास कचरे ना डालने दें किसी को, अगर कोई डाले तो उसको रोकें और उसको समझाएं कि नगर निगम प्रयास जो कर रहा है उसमें वो अपनी भागीदारी निभाएं। और सभी आम लोगों से नगर निगम की तरफ से आग्रह ये है कि इस तरीके की वाटर बॉडीज को, पब्लिक प्लेसेज को प्लास्टिक की गंदगी से दूर रखें और इसमें स्वच्छ रखने में नगर निगम का सहयोग करें। माना ये जा रहा है कि एक दिन में जितना श्रमदान करके प्लास्टिक और कचरा एकत्रित किया गया उससे कुछ तो काम हुआ, लेकिन यह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है, क्योंकि जिन निगम के अधिकारियों पर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कराने का जिम्मा है वो कुछ जगहों से प्लास्टिक एकत्रित करने की औपचारिकता ही पूरी करते नजर आए। जयपुर के बाजारों और सब्जी मंडियों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही सिंगल यूज पॉलिथीन इस बात की गवाह है कि केंद्र सरकार के आदेशों को नगर निगम के जिम्मेदार गंभीरता से नहीं ले रहे। पॉलिथीन बिल्कुल बैन होनी चाहिए
और पॉलीथीन की वजह से गाय जो बेचारी खा लेती है उनके पेट में जाकर के जम जाती है, तो उनको बहुत परेशानी होती है गायों को। और पॉलीथीन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, पेड़ पौधों की सब चीज़ों का नुकसान होता है। बैग ही ऑप्शन है, वही चलना चाहिए बस। ये सब्जी वाले को, ठेले वाले हैं, उनको बोला जाए कि भाई यूज़ करना मत करें। ये लेके जाएंगे तो कोई मिलेगा कैसे? ठीक है ना, वहाँ से भी रुका जाए। पहले जो दुकानदार है ना वहाँ पे रुके ना, तभी उनको मिलेगा ही नहीं। देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसके बावजूद ये धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा। सरकार का कहना है कि ऐसे प्लास्टिकों का उपयोग रोकने के प्रति वह पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दिक्कत यह है कि प्लास्टिक का रॉ मटेरियल तैयार करने वाले ही इन सामान की सप्लाई कर रहे हैं। एक वजह जनता में जागरूकता की कमी भी है, लेकिन जिन निगम के अधिकारियों पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कराने का जिम्मा है वो सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने दोनों शूटर्स को रेडी किया था। पैसे से लेकर हथियार मुहैया कराए गए और सलमान के घर तक छोड़ने की भी उसी की ही जिम्मेदारी थी। आखिर है कौन वो मास्टरमाइंड और सलमान खान पर अटैक का किसने ये पूरा प्लान तैयार किया था? इस रिपोर्ट में देखते हैं। निशानों को देखिए। सलाखों में बंद इन शूटर्स को देखिए और अब इस प्लान को तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पता इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल है। जिसके खौफ को जड़ से खत्म करने की मुंबई पुलिस ने कसम खा ली है। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक और राज से पर्दा उठाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में गिरफ्तार सागर पाल और विक्की गुप्ता को एक तीसरे शख्स ने लॉरेंस गैंग में शामिल कराया था। अंकित नाम के शख्स ने पहले सागर पाल और विक्की गुप्ता को गैंग में शामिल किया, फिर उन्हें शूटिंग सिखाई। लॉरेंस बिश्नोई की शायद ही कभी सागर और विक्की से मुलाकात हुई हो, लेकिन लॉरेंस के इशारे पर और उसके गैंग के सदस्यों के कहने पर ये दोनों सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। मकसद लॉरेंस का दुनिया में खौफ दिखाना और उसके आतंक के ग्राफ को ऊपर तक ले जाना है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली इस खबर से एक बात तो साफ हो गई कि लॉरेंस के गैंग में उन सदस्यों की भी ज्वाइनिंग कराई गई जिन्हें पिस्तौल तक संभालना नहीं आता था। अंकित ने इन दोनों को तैयार करने का जिम्मा लिया था। दोनों आरोपियों तक उसने ही फंड पहुंचाया, पिस्तौल मुहैया कराई और फायरिंग का पूरा खाका तैयार कर दिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शूटरों के पास मौजूद दोनों बंदूकों में 5-5 राउंड गोलियां लोड थी। 10 राउंड फायरिंग का टारगेट था, लेकिन पकड़े जाने के डर से सिर्फ शूटर सागर पाल ही 5 राउंड गोलियां फायर कर पाया, जबकि दूसरा शूटर विक्की गुप्ता फायरिंग नहीं कर सका। सूरत की ताप्ती नदी से जो 2 बंदूकें बरामद हुई, उनमें से एक में 5 गोलियां भरी मिली थी, जबकि दूसरी पिस्तौल खाली थी। पैसों के लालच और लॉरेंस गैंग के सदस्यों के कहने पर विक्की और सागर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन 10 गोलियां चलाकर आतंक फैलाने का जो टारगेट फिक्स था, उसे पूरा करने के पहले ही डर के मारे भाग निकले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद पनवेल में सलमान खान को टारगेट करने का प्लान बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पनवेल में ही सलमान खान का फार्म हाउस है। शूटरों को इस बात की जानकारी थी कि सलमान खान पूरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस पर ईद मनाने वाले हैं, लिहाजा दोनों ने फार्म हाउस से 7 किलोमीटर की दूरी पर किराए पर एक फ्लैट लिया। लेकिन उनकी प्लानिंग पर उस वक्त पानी फिर गया जब सलमान खान ने ईद की पार्टी सोहेल खान के घर पर रख दी और ऐसे में लॉरेंस गैंग के इन शूटर्स का प्लान फेल हो गया। प्लान के फेल होने से बढ़ के शूटर्स ने फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का प्लान तैयार किया।
तेलंगाना में 49 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा पुल धराशायी हो गया, धड़ाम हो गया, नीचे गिर गया। 8 साल पहले ही इसका शिलान्यास हुआ था। इस रिपोर्ट में देखिए यह सब हुआ कैसे। तेलंगाना के पेदापल्ली में ये विशालकाय पुल ढह गया। कहा जा रहा है कि भारी बारिश और तेज हवाओं को पुल झेल नहीं पाया, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई। पुल के निर्माण के लिए 49 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसका शिलान्यास 8 साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से इसका निर्माण कार्य बंद था। इसकी वजह से ये ढांचा लोहे और सीमेंट पर खड़ा तो था, लेकिन काम आगे न बढ़ पाने के चलते पुल ने भी जवाब दे दिया और वो धराशायी हो गया। पुल के पिलर के बीच 5 कंक्रीट स्लैब बनाए गए थे। 5 में से 2 ढह गए, जिसकी वजह से पुल भी गिर गया। कहा जा रहा है कि पुल के ढहने से कुछ देर पहले एक बारात नीचे से गुजरी थी। बस में 60 से ज्यादा बाराती थे। वो तो गनीमत रही कि बस के गुजरने के बाद ही हादसा हुआ, नहीं तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। इस पुल का शिलान्यास साल 2016 में क्षेत्र के विधायक ने किया था। काफी वक्त से लोगों की पुल बनाने की मांग थी। स्थानीय लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि 2 साल में पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन 8 साल बीत गए। वहीं 2 साल से तो इस पर काम भी नहीं हो रहा था, जिससे लोगों में भारी नाराजगी थी। पुल बन जाने से 3 शहरों को आपस में जोड़ने की योजना थी। पुल के होने से सफर करने वाले लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती, जिससे उनका तकरीबन 1 घंटा और गाड़ी में पेट्रोल डीजल की बचत होती। यातायात सुविधा को बढ़ाने के लिए इस पुल को बनाया जा रहा था। लेकिन ठेकेदार के मुताबिक पुल के लिए भुगतान की जाने वाली राशि में देरी होने की वजह से काम को रोकना पड़ा। इस तरह पुल के ढहने से करोड़ों रुपए पानी में बह गए। पुल के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पुल की निर्माण प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ सकता है। अगर निर्माण कार्य शुरू होता है तो फिर से करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजराइल और ईरान के बीच अब ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपना ऐसा हथियार उतार दिया है जो जंग के सारे समीकरण बदल सकता है। वो क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। युद्ध में उतरा बाबर, ईरान ने पलटी बाजी। अरब और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में अब वाकई ईरान बाजी पलटने जा रहा है। शायद यही वजह है कि अचानक जंगी माहौल के बीच अमेरिका और इजराइल ईरान के नए घातक हथियार से कांपने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ईरान ने युद्ध के मैदान में गेम चेंजर उतार दिया है। F-35 का काल बना ईरान का बावर 373। ईरान को कमजोर समझने वाला अमेरिका इस बात से हैरान है कि ईरान ने एक ऐसा नया एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 बना लिया है जो अमेरिका के सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को हवा में ही उड़ा सकता है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि ईरान के बंकरों में छिपा एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 में इतनी घातक मारक क्षमता कैसे आ गई। हम आपको ईरान की सैन्य ताकत का अब जंग में क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए ईरान का बावर 373 सिस्टम को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। ईरान का बावर 373 सिस्टम बहुत ही उच्च तकनीक का एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पता लगा लेगा। बावर 373 अचूक निशाने से पलक झपकते हुए F-35 को तबाह कर देगा। ईरान ने इजराइल के साथ
तनाव के बीच पहली बार अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम पावर 373 को दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका के कई विशेषज्ञ ईरानी दावों पर यकीन करने लगे हैं। ईरान का पावर 373 रूस के S-400 और अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल के पास मौजूद 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के लिए ईरान का पावर 373 काल बन चुका है। ईरान के पावर 373 डिफेंस सिस्टम को ईरानी सेना दिवस के मौके पर परेड के दौरान सार्वजनिक किया गया। पावर 373 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब सवाल उठता है कि ईरान को इस सिस्टम से जंग में क्या फायदा मिलेगा और इसकी और क्या खासियतें हैं। 100 टारगेट पर हमला, कांपे अमेरिका इजराइल। ईरान का पावर 373 डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अमेरिका और इजराइल के पास मौजूद F-35 को पावर 373 तबाह कर डालेगा। इसका दावा ईरान कर रहा है। पावर 373 डिफेंस सिस्टम एक साथ 100 टारगेट को तबाह कर सकता है। फिर चाहे एक साथ 100 F-35 हमला क्यों न करे, यह सभी F-35 को मार सकता है। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल में युद्ध होता है तो F-35 और पावर 373 में एक रोचक रस्साकसी देखने को मिल सकती है। ईरान की जबरदस्त मिसाइल ताकत ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अरब और मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने की बजाय तेज होती जा रही है। सीधी जंग में ईरान, इजराइल, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान शामिल हो चुके हैं। वहीं पर्दे के पीछे और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।